नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 15 सितंबर 2021, शाम के 7 बज रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। तो रोज की तरह हम आ गए हैं coinmarketcap.com के ऊपर। चेक करते हैं क्या हाल है मार्केट का। टोटल क्रिप्टो करेंसी है 11,882, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है 409, $2.143 ट्रिलियन मार्केट कैप है, $105 बिलियन के करीब 24 आवर्स का वॉल्यूम है ट्रेडिंग का। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 41.7%, इथेरियम का है 18.7%। तो इथेरियम का डोमिनेंस अभी स्ट्रांग लग रहा है थोड़ा सा। ओवरऑल मार्केट चेक करेंगे तो $2.14 ट्रिलियन पे है और 2.28% से मार्केट ऊपर आया है। हम चेक करते हैं टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के क्या हाल है। पहले नंबर पे $47,680 पे है बिटकॉइन, 2% से ऊपर आया है 24 घंटों में और 2.25% के आसपास ऊपर आया है 7 दिनों के हिसाब से। इथेरियम सेकेंड रैंक पे है $3423 पे, 1.87% से बढ़ा है 24 घंटों में और 0.33% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। तीसरे नंबर पे एडीए मतलब कार्डेनो है, करीब $2.50 तक पहुंच गया है, 4.38% से बढ़ा है 24 घंटों में और 2.14% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। पीएनबी जो है वो चौथे नंबर पे है, अभी $430 में मिल रहा है, 6.67% से बढ़ा है 24 घंटों में और ऑलमोस्ट 4% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। पांचवें नंबर पे टेदर है जो कि एक स्टेबल कॉइन है, तो $1 पे ही रहेगा। छठे नंबर पे रिपल है, $1 पे करीब 1% की ग्रोथ दी है 24 घंटों में और 0.27% की डाउनग्रेड या फिर डाउनफॉल हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। सातवें नंबर पर सोलाना है, $157 में 1.7% की 1.7% से नीचे आया है 24 घंटों में और 0.26% से नीचे आया है 7 दिनों के हिसाब से। पोल्का डॉट अभी फिलहाल 8वें नंबर पे $35.96 या फिर $36 के आसपास है, 3.44% से कम हुआ है 24 घंटों में और 26.85% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। 9वें नंबर पे डोजकॉइन है जो कि 24 सेंट के आसपास मिल रहा है या फिर $0.2413 कह सकते हो। 1% की ग्रोथ दी है 24 घंटों में और 3.41% का लॉस हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। 10वें नंबर पे एक स्टेबल कॉइन और एक है यूएसडीसी करके, $1 पे ही रहेगा। हमारे टॉप 10 चेक करके हो गए हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करने के लिए। पहली खबर आज की ऐसी है, बिटकॉइन स्टील्स $47,000 फ्रॉम बेयर्स एज क्रिटिकल बीटीसी प्राइस रेजिस्टेंस क्रम्बल्स। तो अभी फिलहाल जो डाउनफॉल हुआ था बिटकॉइन का या फिर जो नीचे गया था बिटकॉइन, तो नॉर्मली सपोर्ट अभी फिलहाल है $43,000 के आसपास, मतलब $43,000 के आसपास सपोर्ट है और रेजिस्टेंस तभी के हिसाब से था $47,000। तो $47,000 को क्रॉस कर गया है बिटकॉइन, अभी $47,500-600 के आसपास खेल रहा है। अभी इसके बाद अगला रेजिस्टेंस $50,000 के आसपास है, उसे भी क्रॉस कर गया तो और आगे जाएगा और अगर नीचे जाता है तो $43,000 या फिर $43,000 के आसपास सपोर्ट है। देखते हैं क्या होता है। फिडिलिटी लॉबीज SEC टू अप्रूव बिटकॉइन ETF इन प्राइवेट मीटिंग। तो फिडिलिटी भी जो है वो एक ओल्ड टाइम्स की जायंट है, क्रिप्टो नहीं, एक सेंट्रलाइज प्लेयर है, फंड मैनेजमेंट की कंपनी भी है। तो इन्होंने बिटकॉइन ETF के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, आई थिंक दूसरी या फिर तीसरी बार दिया है अगेन। बहुत सारी कंपनीज ने ये ट्राई करके हो गया है, लेकिन SEC ने अब तक एक भी बार कोई भी बिटकॉइन ETF का एप्लीकेशन अप्रूव नहीं किया है। बिटकॉइन और इथेरियम ETF जो है वो कनाडा में अवेलेबल है, यूएस में नहीं है अभी भी। और आगे जाके ऐसा लग रहा है कि फिडिलिटी जैसा जायंट अगर जाके SEC से मीटिंग करके समझाता है कि अभी ये बहुत पुराने नियम हो गए हैं, 1933 का आपका जो लॉ है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का, तो वो उसके हिसाब से आप आज के नई टेक्नोलॉजीज को नहीं देख सकते हो, आपको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा और आपको अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसमें आप जितना भी ज़्यादा रोकोगे उसको, फ्लो को आगे जाने के लिए, उतने ही ज़्यादा जोरदार तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। और डेक्स का यूज़ अगर होता है तो लोग ऑफ कोर्स वो SEC के अंडर नहीं बचेगा फिर, क्योंकि कोई भी रेगुलेटर उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा। इट इज़ रेगुलेटेड बाय द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अच्छी न्यूज़ है, फिडिलिटी ने एक ट्राई करके देखा है कि हम समझा के देखते हैं कि बिटकॉइन मार्केट ऑलरेडी मैच्योर हो गया है, ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है, हम दे सकते हैं आपको जो चाहिए रिक्वायरमेंट्स हम कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो थोड़ा कम कीजिएगा। तो होपफुली बिटकॉइन ETF जल्द से आ जाएगा। अगर आता है तो प्राइस बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकती है बिटकॉइन की, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे अगर बिटकॉइन ETF आता है तो।
बिटकॉइन बिलियनियर्स बैक मूनशॉट स्कीम टू रेजरेक्ट वूली मैमथ्स। तो कोलोसल नाम का एक स्टार्टअप है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है टिम ड्रेपर और विंकलवॉस ब्रदर्स ने। ये देखिए, टिम ड्रेपर ने और विंकलवॉस ब्रदर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है और अभी उन्होंने रेज किए हैं $15 मिलियन का फंडिंग हो गया है उनके पास। और इसके बाद ये क्या करने वाले हैं कि जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स है जैसे मैमथ हो गया, तो मैमथ को वो रेजरेक्ट करेंगे, मतलब इन शॉर्ट मैमथ आपको फिर से देखने को मिलेंगे, उनको वो बनाने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है कि जो एनिमल्स है, फिर जो भी अभी इन्होंने तो मैमथ्स के बारे में ही बताया है, लेकिन जैसे जुरासिक पार्क में दिखाया था कि उनका डीएनए देख के उसके हिसाब से उन्होंने जो एनिमल्स थे उस टाइम पे, इन शॉर्ट डायनासोर्स और अलग अलग एनिमल्स, तो इन सबको उन्होंने वापस से जिंदा किया था। वैसे यहाँ पे होने वाला है, ये लोग मैमथ को जिंदा कर रहे हैं और बाद में पार्क बनाएंगे जहाँ पे शायद से इनको रखेंगे। बहुत अजीब प्लान है, स्ट्रॉन्ग प्लान है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। कॉइनबेस इंक्रीजेस जंक बॉन्ड ऑफरिंग टू $2 बिलियन आफ्टर इन्वेस्टर्स फॉर्म। तो कॉइनबेस अभी फिलहाल अपना बॉन्ड सेल कर रहे थे, $1.5 बिलियन का गोल था, लेकिन अभी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उनके पास क्योंकि करीब करीब $7 बिलियन का बिड्स प्लेस हो चुका है ऑलरेडी। तो इसीलिए उन्होंने अपना जो ऑफरिंग था वो थोड़ा सा बढ़ा के $2 बिलियन कर दिया है। 2 टाइप के बॉन्ड इशू कर रहे हैं, 7 साल के और 10 साल के। 7 साल में 3.375% इंटरेस्ट दे रहे हैं लोग और 3.625 इंटरेस्ट दे रहे हैं 10 साल के बॉन्ड के लिए। अच्छी न्यूज है, आगे बढ़ते हैं। सोलाना एंड आर्बिट्रम नॉट ऑफलाइन व्हाइल इथेरियम इवेड्स अटैक। तो क्या हुआ है अभी कल के सोलाना ब्लॉकचेन जो है और आर्बिट्रम ब्लॉकचेन जो है, इन दोनों में बड़े पैमाने पे अटैक हुआ है। और ये नहीं कह सकते कि हैक हो गया था, लेकिन नेटवर्क क्रैश हो गया, ये आप जरूर कह सकते हो। और ये होने के लिए क्या किया गया था कि करीब करीब 4 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड हैकर्स ने या फिर अटैकर्स ने इसमें ऐड करने की सेटिंग की थी। और उसके वजह से प्रायोरिटी कम्युनिकेशन कौन सा है, कौन से ट्रांजैक्शंस आगे जाने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कुछ भी उनकी ब्लॉकचेन चेक नहीं कर पाई। और उन्होंने वो बग भी ढूंढ लिया है कि जिसके वजह से ये अटैक हो पाया। तो सोलाना की ब्लॉकचेन 7 घंटों के लिए बंद थी और आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन जो थी वो करीब करीब 1.5 घंटे के लिए बंद थी। लेकिन इथेरियम में जब अटैक ये करने की कोशिश की तो ये अटैक वेक्टर उनका फेल हो गया, क्योंकि इथेरियम में ऑलरेडी इस टाइप के अटैक्स के लिए रेजिलेंस मौजूद है। अच्छी न्यूज है, इथेरियम की प्राइस ज्यादा बढ़ सकती है अभी, सोलाना और आर्बिट्रम की शायद से क्रैश हो सकती है थोड़ी सी। ग्रीनिश टू बाय 10,000 माइनर्स फॉर प्लान साउथ कैरोलिना फैसिलिटी। तो साउथ कैरोलिना एक राज्य है अमेरिका में, और वहाँ पे अभी ग्रीनिच कंपनी जो है ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है और अभी रिसेंटली नैस्डैक पे लिस्टिंग भी हुआ है उनका, आई थिंक 1-2 दिन पहले ही। तो जैसे ही लिस्टिंग हो गया इनके फंड्स आई थिंक रेडी ही थे और इन्होंने 10,000 माइनर्स का बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया है। एंड माइनर S19J Pro बिटकॉइन माइनर ये ले रहे हैं बिटमेन कंपनी से। तो अच्छी न्यूज़ है, माइनिंग में और स्ट्रेंथ आ रही है अमेरिका में। अगली न्यूज़ देखते हैं। अब ये न्यूज़ नहीं है एक्चुअली, ये एक आर्टिकल है और रिपोर्ट भी बोल सकते हो इसको। तो ये रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड करके पक्का देखिएगा, ये न्यूज़ आप देख लीजिए कौन सी है। इन डेप्थ लुक इनटू द लाइटनिंग नेटवर्क एज अ बिटकॉइन स्केलिंग सॉल्यूशन। तो लाइटनिंग नेटवर्क अगर अच्छे तरीके से यूज में आ गया या फिर बड़े पैमाने पे यूज में आ गया तो क्या होगा कि फीस बहुत कम हो जाएंगी बिटकॉइन में। और जो हम लोग वेट करते हैं आधा घंटा 1 घंटा कभी कभी ट्रांजैक्शन अपना कंफर्म होने के लिए, तो वो वेट भी गायब हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप भेजते हो या फिर जैसे ही ट्रांजैक्शन करते हो वो इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है लाइटनिंग नेटवर्क में। ऊपर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी फैसिलिटी आपको मिलेगा। तो ये सारी अच्छी चीजें लाइटनिंग नेटवर्क में आ रही है और लाइटनिंग नेटवर्क कैपेबिलिटी बिटकॉइन और लाइटकॉइन में दोनों में है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर लाइटनिंग नेटवर्क अच्छे तरीके से यूज हो रहा है तो लाइट कॉइन की भी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजर अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पे। अच्छी न्यूज़ है, रादर अच्छा आर्टिकल है, अच्छा रिपोर्ट है, आप पक्का पढ़िएगा, या फिर मैं एक एक्स्ट्रा एपिसोड बना दूंगा इस रिपोर्ट के ऊपर ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। बैंक ऑफ रशिया रिकमेंड्स बैंक्स टू ब्लॉक कार्ड्स वॉलेट्स यूज्ड टू ट्रांजैक्ट विद क्रिप्टो एक्सचेंजेस। अब इस बारे में क्या बताया जाए, सारे सेंट्रल प्लेयर जो है, सेंट्रलाइज प्लेयर, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में काम करने वाले या फिर सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम खुद जो है वो कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको कंट्रोल छोड़ना नहीं है। आप उनका कहना ये है कि हमारे सिटीजन्स हैं, हमारी मोनोपोली है इस देश में और इस देश के सारे सिटीजन्स को हमारी ही सिस्टम यूज करनी चाहिए।
भले ही उसमें लॉस हो, भले ही उसमें प्रॉब्लम्स हो, भले ही दूसरी सिस्टम बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छी हो, उनको प्रॉफिट भी हो रहा हो, तो भी आप एक काम कीजिए, उनको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, एक काम कीजिए, आप सारे के सारे ऐसे बैंक अकाउंट जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस से कनेक्टेड है वो सारे आप बंद करवा दीजिए, ताकि इनका जो गेम है कुछ साल और चले, इनका जो डोमिनेंस है कुछ साल और चले। लेकिन इसका कोई फायदा लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला है, उल्टा लोग बैंकों से और दूर भागेंगे और क्या करेंगे कि वो DeFi में काम करेंगे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में काम करेंगे और डेक्स में जाएंगे। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाके जितना चाहे उतना परचेज करेंगे, कोई उनको कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी अगर बैंक्स उनके वो बैंक अकाउंट भी बंद करवाते हैं तो एक्चुअली पीयर टू पीयर लेवल पे क्रिप्टो करेंसी चला जाएगा, जिस चीज के लिए वो एक्चुअली बना हुआ है उसका फायदा ही होगा क्रिप्टो करेंसीज को। जितना भी बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स मिलके क्रिप्टो एक्सचेंजेस को और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स को तंग करेंगे, उतना उनका टेम्पररी नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान इस सेंट्रलाइज प्लेयर्स का ही होगा। जैसे भारत में हुआ था कि बैंक ऑफ RBI ने जो किया था 2018 से 2020 तक करीब करीब भारत में एक्सचेंजेस के पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे, और अभी भी रेगुलर बेसिस में कभी विड्रॉल्स बंद हो जाते हैं, कभी डिपॉजिट्स बंद हो जाते हैं। ये सारी चीजों की वजह से लोग बैंकों से और दूर भागेंगे। और एक मिनट के लिए बैंकों ने ये सोचना चाहिए कि समझो अभी भारत में 1.5-2 करोड़ इन्वेस्टर्स है क्रिप्टो करेंसी के, अगर 2 करोड़ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम एक XYZ बैंक नहीं यूज करेंगे, तो उस बैंक की क्या हालत होगी, एक बार सोच के देखिए। लेकिन इन चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी फिलहाल बैंक्स को, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये गेम और चलेगा, उनका डोमिनेंस और रहेगा। एक सर्विस बेस्ड सेक्टर है एक्चुअली, जिसको बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज बना दिया गया है और उसको बहुत ताकत दे दी गई है बैंकिंग सेक्टर को। मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी जैसी चीजें चल रही चलेंगी और 5-10 साल तक, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम में बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत बदलाव आएंगे और वो एक्चुअली सर्विस सेक्टर जैसे बन जाएंगी, जो कि एक्चुअली होना चाहिए, राइट। अगली न्यूज है, न्यूयॉर्क फेड्स कंज्यूमर इन्फ्लेशन रिपोर्ट एक्सपेक्ट्स US इन्फ्लेशन टू हिट 5.2% बाय नेक्स्ट ईयर। तो ये जो रिपोर्ट आया है इसके हिसाब से 5% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन होने वाला है US में, जो कि एक वरीसम या फिर टेंशन वाली चीज है अगर आप सेंट्रल प्लेयर हो तो। मतलब एक इसका एक्चुअली फायदा होगा क्रिप्टो करेंसी बिजनेसेस को, और क्रिप्टो करेंसी तथा जो भी स्टॉक मार्केट में खेलने वाले लोग हैं वो लोग और ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड के पास जाएंगे, तो प्रेशियस मेटल्स में जाएंगे और क्रिप्टो करेंसी में आएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। और वहां पे अगर आप रखते हो फिक्स डिपॉजिट जैसा अगर कुछ रखते हो तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है आपको, ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। लोन पे भी आपको 1-1.5-2% में काम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन अगर 5% है तो आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा कि जहां पे आपको इससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल पाए। तो लोग ऑफकोर्स कहाँ जाएंगे, क्रिप्टो करेंसीज के पास आएंगे और ग्रोथ हो सकती है बिटकॉइन में। अगली न्यूज देखते हैं, नाइजीरिया CBDC a safer option than privately issued cryptocurrencies, सेंट्रल बैंक ऑफिशियल। अब सेंट्रल बैंक ऑफिशियल से ये सेंट्रल बैंक की चीजों के बारे में ही अच्छी बातें करेंगे, ठीक है, और 2-4 साल 10 साल में ये सारी चीजें बदल जाएंगी, देखते हैं क्या होता है आगे जाकर। अगली न्यूज है, हेज फंड ब्रेवन हॉवर्ड एक्सपांड्स क्रिप्टो बिजनेस, एक्सपर्ट हायर्ड टू लीड न्यू डिजिटल एसेट यूनिट। तो इनका नया डिजिटल एसेट यूनिट इन्होंने बनाया हुआ है BH डिजिटल करके। ये एक यूरोप में बड़ा हेज फंड है, कहाँ से ऑपरेट करता है वो पता नहीं मुझे, लेकिन और ये भी नहीं उन्होंने दिया कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है। लेकिन अगर ये ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड कर लिया है और एक्सपर्ट्स भी हायर कर लिए हैं, तो ये लोग ऑफकोर्स क्रिप्टो करेंसीज में और क्रिप्टो करेंसीज के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने क्लाइंट्स को भी अलाउ करेंगे। तो और ज्यादा इन्फ्लो आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी में, मार्केट और ऊपर जा सकता है, फायदा ही फायदा। आगे देखते हैं, FSC रेगुलेटरी ओवरऑल एक्सपेक्टेड टू शट डाउन 40 क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन साउथ कोरिया। ये जो मैं कह रहा था कि जापान में और साउथ कोरिया में या फिर कहीं पे भी अगर ये जो हो रहा है कि रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो इसके पीछे मुझे लगता है कि जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम और रेगुलेटर्स और इनके जो कोई भी फ्रेंड्स हैं, जो पुराने पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स है, पुराने जमाने के खिलाड़ी है पेमेंट सिस्टम्स में, वो सारे अभी धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी में आ रहे हैं। तो इनका गोल है कि कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन डाल के छोटे मोटे प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया जाए और अपने जो दोस्त हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं पुराने जमाने से खेलने वाले लोग हैं, बड़ी एंटिटीज है, तो वो लोग अभी यहाँ पे आके नया एक्सचेंजेस स्टार्ट करेंगे या फिर नई सर्विसेज देना शुरू करेंगे, ताकि उनको फायदा हो, इसलिए ये सब हो रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का कोई लेन देन नहीं है।
आप स्ट्रेट अवे देख सकते हो कि इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का बहुत नुकसान होने वाला है। अगर 60 में से अगर 40 एक्सचेंजेस बंद हो गए तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म बातें हैं। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो क्रिप्टो करेंसीज और पीयर टू पीयर और डिजिटल और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होते जाएंगी, और जैसे ही ये और डिजिटलाइज रादर और डिसेंट्रलाइज होते जाएंगे और लोग पीयर टू पीयर काम करना शुरू करेंगे, तब ये सब मायने नहीं रखेगा। और बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस ऑफ कोर्स आज जो है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, ऐसा लगता है। इस नोट पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। जस्ट मैं एक बार coinmarketcap.com रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ कि 15 सितंबर 2021 को शाम को 7:15 बजे बिटकॉइन था $47,701 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपको अलविदा कहता हूँ आज के एपिसोड से। कल के एपिसोड में पक्का मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करेंगे और मार्केट अपडेट भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय द टिप्स एंड ऑर्डर। बाय गाइस।